आज जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, आज हमने जैसे कल जहां एंड किया था और वहीं से स्टार्ट करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट से। ठीक है जी। थोड़ा सा इसका लॉजिक देखना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का। ये मैं पहले एक्सेल शीट ओपन करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखें बेसिकली हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो मेजर एलिमेंट्स होते हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो जरा पहले देखिएगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है जी। जब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आता हूँ तो कंट्रोल एन करता हूँ, न्यू। अब देखिए ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, एक इनकम है, एक एक्सपेंस है, एक फिक्स्ड एसेट है, एक बैंक है, लोन है, क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, इक्विटी है, अदर अकाउंट्स में अकाउंट रिसीवेबल, अदर करंट एसेट, अदर एसेट्स, अकाउंट्स पेबल, ये सारे हेड ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है जी। तो हम इसके मुताबिक यहाँ पर जनरेट करते हैं। इनकी स्पेसिफिकली ये होता है कि जैसे अब आपका पहला हेड है रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में, इसको कहते हैं, आप जब रेवेन्यू लिखते हैं तो ये आपका मेन एरिया होता है, या आप इसको कह सकते हैं कि ये मेन अकाउंट है। ठीक है, दिस वन इज योर मेन अकाउंट। अब रेवेन्यू के कुछ सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे एक तो हमने बाय डिफॉल्ट है लीगल फी हमारे पास आ गई। ठीक है, इसके अलावा हम लीगल फी के अलावा हम और ले लेते हैं जी के लाइक कंसल्टेंसी फी। ठीक है जी। आ, ये दो हेड आपने ओपन कर दी है। जी आवाज आ रही है आप लोग? जी मेरी आवाज आ रही है लोगों को? जी सर, आ रही है। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी। अब ये वैसे मैंने दो क्रिएट किए। अब इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स लीगल फी का भी कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये लीगल है तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता हूँ। लाइक हमारे पास जो कुछ ऐसे होंगे जो कि यू कैन से सिविल केसेस भी इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल केसेस भी, और तीसरा हम कर लेते हैं जी अदर्स, अदर फी। ठीक है, यानी हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन लेट से हम कहते हैं जी हमारा सिविल और क्रिमिनल है, लेकिन इसके अलावा कोई और केसेस भी आते हैं तो हम उनको भी हैंडल करते हैं, तो अदर केसेस फी या अदर फी जो है उसको हम अकाउंट को लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आप याद रखिएगा, ये लेवल लेवल वन है, ये लेवल टू है। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल भी तीनों की अलहदा होगी, यानी सिविल केस की सीजीएस, ताकि हर एक की जो जीपी है वो हम निकाल सकें। क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केस सीजीएस और अदर सीजीएस। ठीक है जी, ये इनकम स्टेटमेंट को माइंड में रखते हुए आप चार्ट ऑफ अकाउंट डेवलप करते हैं प्रॉपरली। अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ से तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अब मेरे एक्सपेंसेस आते हैं। अब मैं हेडिंग देता हूँ जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें बेशुमार लिस्ट हो सकती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, लाइक सैलरीज अकाउंट आ जाएगा, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस लिख रहा हूँ जो मोस्टली होते हैं, यूटिलिटीज एक्सपेंस, इंटरनेट एक्सपेंस, कुछ लिख लेते हैं ताकि हम चार्ट ऑफ अकाउंट बना सकें। ठीक है, ये एक्सेल पे पहले मैं इसलिए बना रहा हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया जनरेट हो कि किस तरह आप अकाउंट हेड इसके जनरेट करेंगे। इसके अलावा फिर हमारे अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिसमें कुछ नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल चार्जेस भी आते हैं, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस हैं, ये हमने अदर में डाल दिए। ठीक है, ये टू लेवल तक मैं इसको बना रहा हूं ताकि आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। इससे रिपोर्टिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है अगर आप लेवल्स पे लेके चलते हो। और ये जरूरी नहीं है कि टू लेवल पर हो, थ्री लेवल पे भी जा सकता है। यानी आगे फर्दर डिटेल भी आप ले सकते हैं उनकी, और उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिकली फाइव लेवल तक होता है। ठीक है जी। मैं आपको एक चार्ट ऑफ अकाउंट जो प्रैक्टिकल है वो भी दिखा सकता हूँ।
अच्छा, इसको मैं ट्रेस करूंगा कि कहीं पड़ा होगा तो मैं आपको शेयर भी कर लूंगा उसका। अच्छा, यहाँ तक तो मेरे इनकम स्टेटमेंट के है। अब अदर इनकम अगर कोई है तो वो भी लिख लें, अगर कोई है। ठीक है जी। अदर इनकम में जैसे डिस्काउंट रिसीट वगैरह आ जाता है। ठीक है, अगर कोई है तो। वैसे तो आपका चूंकि परचेज तो है नहीं, तो डिस्काउंट रिसीट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो इसके अंदर मैं एक हेड अदर इनकम का ही ओपन करूँ। ठीक है। अब ये जो मैंने आपके सामने हेड ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, ये सारे इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, दिस वन। ठीक है जी। अब इसमें आप आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, देखेंगे पहले मैं ये क्रिएट करके दिखा रहा हूं यहां से। अच्छा, अब यहां पर पहले इनकम में आए तो इनकम में एक हेड मेरे पास आ रहा है लीगल फी। ठीक है जी, इसको मैं एडिट करता हूं और इसको मैं रेवेन्यू अकाउंट कर देता हूं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, कंट्रोल ई। ठीक है, इसको रेवेन्यू, सिंपल रेवेन्यू का वर्ड लिख दिया और ये सेव कर दिया। अब देखिए ये रेवेन्यू बन गया। ठीक है। अब ये अकाउंट मैंने क्रिएट आपके सामने कर दिया, ये मैं येलो कलर कर रहा हूं, जो हमारा क्रिएट हो चुका है ये। अब इसके सब अकाउंट मैंने क्रिएट करने हैं। सिविल केसेस फी लेट से, तो मैं कंट्रोल एन करता हूं और यहां से कंट्रोल एन का मतलब कल भी समझाया था कि न्यू अकाउंट जनरेट करना है। ये इनकम आ गई। इनकम में आप इसको कंटिन्यू करेंगे। यहां पर जो भी हेड ऑफ अकाउंट है, जैसे सिविल केस केसेस फी। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये जो सिविल केस फी है ये सेकंड लेवल का है, तो आपने इसका सब अकाउंट चेक लगाना है। यानी ये सब अकाउंट है किसका? रेवेन्यू का। ये रेवेन्यू का सब अकाउंट है। ठीक है जी। जी। ओके। अब सिविल केसेस में हम इसको इसको जनरेट कर दिया, ये मैंने येलो कर दिया। अब जैसे ये रेवेन्यू लिखा, यहाँ डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि सिविल केसेस फी फ्रॉम क्लाइंट्स। ठीक है जी, ये सेव कर दिया। ये हमारा अकाउंट, अब आप देख सकते हैं कि ये लेवल 1 और लेवल 2 आ चुका है। ठीक है जी। उसके बाद अब दूसरा हमने जनरेट करना है क्रिमिनल केसेस भी। ठीक है, अब क्रिमिनल केसेस के लिए कंट्रोल एन अगेन करूंगा, फिर इनकम का हेड जनरेट करता हूं, कंटिन्यू करूंगा और यहां पे मैं लिखता हूं जी किस क्रिमिनल केसेस फी, और ये सब अकाउंट होगा मेरा रेवेन्यू का। अब ये देखें, ये मैं यानी कीज यूज कर रहा हूं। मैंने कोई क्लिक नहीं करना, मैंने इसको स्पेस का बटन वहां जाके दबाना है तो ये आ जाएगा। ठीक है। ये जैसे मैंने टैब दबाया, ये स्पेस दबाया तो अनचेक हो गया, स्पेस दबाया तो चेक हो गया। यहां से अब मैंने रेवेन्यू सिलेक्ट करना है क्योंकि ये भी रेवेन्यू का है। देखें आर लिखा तो रेवेन्यू सामने आ जाएगा। और यहां मैं लिखता हूं फी चार्ज फ्रॉम क्लाइंट्स फॉर क्रिमिनल केसेस। यानी जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, जो आप समझते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन जो है आपकी, जब बिल बनाऊं इनवॉइस बनाऊं तो उसके अंदर प्रॉपरली हमारी शो हो जाए। ठीक है जी। ओके। ये किसी स्टूडेंट का इशू आ रहा है मीटिंग का, सो लेट मी हर्ष चेक। जी, आप कंटिन्यू करिए, मैं कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, आप ओके कंटिन्यू करिए। ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब इसके बाद फिर अदर फी आ जाता है। ठीक है, अदर फी ये तीसरा हेड है। अगेन मैं कंट्रोल एन दबाता हूं इनकम में और यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा और यहां पे मैं लिखता हूं अदर फी या अदर सर्विस फी। और यहां से मैंने टैब दबाता जा रहा हूं, यहां पर आया, मैंने स्पेस दबाया, खुद बहुत यहां पर आ गया और यहां आर लिखूंगा, रेवेन्यू आ गया। अब देखें कि ये मेरा रेवेन्यू का पोर्शन कंप्लीट हो गया, दिस वन। ये रेवेन्यू अकाउंट है, ये उसके 3 सब अकाउंट्स हैं। ठीक है जी। ये आप मैंने एक हेड जनरेट किया रेवेन्यू का। ठीक है। अच्छा, अब मैं चूंकि ऑब्वियसली सारे हेड नहीं करूंगा, ये आपको प्रैक्टिस के तौर पे आपने खुद बनाने हैं। तो ऑब्वियसली एक आधा करूंगा। अब मैंने सीजीएस मेन अकाउंट क्रिएट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में मेरे पास यहाँ पर ये 2 अकाउंट आ रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, मैं इसी को यूज करता हूँ, कंट्रोल ई करूंगा और इसको नाम दे देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है।
और इसको सब अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि ये मेन अकाउंट है और मेन अकाउंट की मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा। ये देखिए मेन अकाउंट आ गया। अब इसमें ये जो सेकंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको डिलीट करने की बजाय कंट्रोल ई दबा देता हूं और एक अपना अकाउंट जनरेट कर लेता हूं। ये तो हो चुका है सिविल केसेस सीजीएस, सिविल केस सीजीएस। अब इसी तरह टैब दबा के यहां मैंने इसको क्लिक किया। जब मैं यहां आता हूं ड्रॉप डाउन में देखें तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा होगा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है जी। और यहां पर मैं लिख देता हूं जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सिविल केसेस और सेव एंड क्लोज किया। तो आप देख सकते हैं कि ये उसका सब अकाउंट बन चुका है। आपका जो मेन अकाउंट है सीजीएस का उसमें पहला सब अकाउंट आ गया। सेम इसी तरह आप अगले दो खुद क्रिएट कर लेंगे सब अकाउंट्स। ये मैं छोड़ रहा हूं। इसके बाद अब मेन हेड लाता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब यहां बेशुमार लिस्ट आ रही है एक्सपेंसेस की, बेशुमार लिस्ट आ रही है। मैं पहले इसका एक नया अकाउंट जनरेट करता हूं कंट्रोल एन, और जो नहीं चाहिए होगा इन पे डिलीट कर देंगे। ये एक्सपेंस में आए, कंटिन्यू किया और यहां मैं हेडिंग देता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इसको जो कि मेन अकाउंट है तो इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मेरा हेड बन चुका है, ये आपके सामने नजर आ रहा है। अब मैं जरा एक एक हेड में जाता हूं। अब देखते हैं, पहले यहां देखते हैं जो उनसे चाहिए, जैसे एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। यकीनी बात है ये मुझे बिजनेस में रिक्वायर होगा। ठीक है जी। अब आपने एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन को कंट्रोल ई किया, ये एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन आ गया। और इसका वो भी आ रहा है आपका डिस्क्रिप्शन भी। और अब आप इसको सब अकाउंट में लेंगे और सब अकाउंट में लेने के बाद यहां पर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस की सब अकाउंट बन चुका है। ठीक है। यहां पर एक्सपेंसेस में पहले यहां से उठा रहा हूं, जो नहीं चाहिए होगा हम डिलीट कर देंगे। जैसे ऑटोमोबाइल चार्जेस हैं, अब इसको मैं बिल्कुल लेता हूं लेकिन इसका नाम मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर देता हूं। ठीक है। और ये सब अकाउंट होगा मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। और यहां पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस पेड टू स्टाफ फॉर ट्रैवलिंग। ये देखें दूसरा सब अकाउंट क्रिएट हो गया। बैंक सर्विस चार्जेस ऑपरेटिंग नहीं है। बिजनेस लाइसेंस एंड परमिट्स, जैसे आप लीगल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एनुअल फी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो ये बिजनेस लाइसेंस वगैरह होता है, लाइसेंस फी। इसको नॉर्मली प्रैक्टिकली हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम इसका नाम प्रोफेशनल फी रख लें। तो प्रोफेशनल फी में सब कुछ कवर हो जाता है, प्रोफेशनल फी। ठीक है ना, जैसे बिजनेस लाइसेंस परमिट्स एंड अदर रिलेटेड फी। तो ये भी मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले आऊंगा और क्लोज किया। अब देखिए ये भी अकाउंट इसके अंडर आ चुका है। देन कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल चाहिए होगा मुझे। ये भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं ये बने हुए हैं। चूंकि चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैं या तो नाम उसको रीनेम कर रहा हूं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी लेट्स से उसके मुताबिक आप करोगे, या क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स वो प्रोवाइड करेगा वो आप उसको करोगे। एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई लेट्स से आप फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, या ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कि अगर कोई क्लाइंट है वो आपसे वर्क कहता है जी कि आप यू हैव टू डेवलप द चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो याद रखिएगा कि एक सेपरेट एक्सरसाइज होती है और इसके सेपरेट चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है। अगर आप नॉर्मली वो आपसे रिसीवेबल पेएबल या किसी भी पोर्शन का एंट्रीज करवाना चाह रहे हैं, या आपको वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, तो उस सूरत में चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी बने होते हैं। आपने उन्हीं चार्ट ऑफ अकाउंट्स को यूज करना होता है, अनलेस कि अगर कोई न्यू हेड आ जाए तो उसको आपने ऐड करना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेड मेरे पास आ रहा है, ये सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इसका हमारा कोई पाकिस्तान में लीगल बिजनेस में कोई लेना देना नहीं, मैंने इसको खत्म कर दिया।
अब आगे आ जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन, और ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो मैं यहाँ पर इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देता हूं और सेव कर दिया। इसके बाद ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन, इसको बेशक डिलीट कीजिएगा क्योंकि प्रोफेशनल चार्जेस में सब कुछ कवर हो जाएगा। अब इंश्योरेंस एक्सपेंस, यस हमें चाहिए होगा, कंट्रोल ई, क्योंकि जैसे कई बिजनेस में हम एसेट्स की इंश्योरेंस भी करवाते हैं, तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल देंगे। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जनरेट हो गए। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये हमारा अदर एक्सपेंस में आएगा। मील्स एंड एंटरटेनमेंट, जो ठीक है यही हेड रखना चाहते हो यही रख लो, लेकिन इसके लिए हम रिफ्रेशमेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और यहां से सब अकाउंट में जाकर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सिलेक्ट किया और सेव एंड क्लोज। देन ऑफिस सप्लाईज, अच्छा ये ऑफिस सप्लाईज क्या होती हैं? जैसे अकाउंटिंग में आपने पढ़ा कि बिजनेस में बहुत सी चीजें होती हैं जो आप बाय कर लेते हैं इन बल्क और फिर यूज करते हो, वो आपका ऑफिस सप्लाईज बनती है, लेकिन वो एक एसेट होता है जब तक वो कंज्यूम नहीं होता। ये वो एक्सपेंस है जो कंज्यूम हो रहे हैं। तो मुझे ये हेड जो है वो बेसिकली नहीं चाहिए, इसकी जगह स्टेशनरी एक्सपेंस को मैं इसको प्रेफर करूंगा। और कंट्रोल मैंने ए में जाकर ई में जाकर इसको स्टेशनरी एक्सपेंस लिख दिया। और बल्कि अगर हम पूरा लिखें तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का नाम हम देते हैं इस हेड को, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और सब अकाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड सेव एंड क्लोज। अब ये भी हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो यहां से ये दो तो अदर एक्सपेंस में जाएंगे, ये नेक्स्ट टास्क में हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए तो हमारे पास आ रही है नेक्स्ट में पोस्टेज एंड डिलीवरी। यस ये हमें चाहिए होगा, इसको कई कंपनीज कोरियर चार्जेस भी लिखते हैं, लेकिन हम इसको एज इट इज रहने देंगे और इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसको सब अकाउंट बना देते हैं। या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ कंट्रोल ई मीन एडिट कर रहा हूँ। अब ये प्रोफेशनल फी चूंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, तो इस अकाउंट को मैं डिलीट कर देता हूं कंट्रोल डी करके। अब रेंट एक्सपेंस है, ये बिल्कुल चाहिए, कंट्रोल ई किया, यहां पर जाकर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लिया और इसको क्लोज कर दिया। देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी हम रख लेंगे क्योंकि सम टाइम हमारी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस भी होता है बिल्डिंग वगैरह में या और चीज और हमारे एसेट्स पर, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रिसर्च सर्विसेज की हमें ऐसा ही जरूरत नहीं है। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस आ रहा है, इसको भी आप वहां ले जाएं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ठीक है। देन फिर हमारे पास ट्रैवल एक्सपेंस, ये भी डबल हो गया तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। इवन यूटिलिटीज भी हम क्रिएट कर चुके हैं आई थिंक, नो, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं यूटिलिटीज एक्सपेंस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह हमारा कवर होगा। लेकिन लिखा भी हुआ है वाटर इलेक्ट्रिसिटी गार्बेज वाटर बेसिक यूटिलिटीज एक्सपेंस, ये आ गए। ठीक है जी। अब ये सारी मैंने लिस्ट डाउन की, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था इसमें रेंट भी आ चुका है। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हमने क्रिएट कर दिया, रेंट भी क्रिएट कर दिया, यूटिलिटीज भी, इंटरनेट कंप्यूटर इंटरनेट में आ चुका है, ये भी आ गया। अब सैलरीज एक्सपेंस यहां नहीं आ रहा, उसको क्रिएट कर देंगे। तो कंट्रोल एन करेंगे और एक्सपेंस में जाकर ये नया अकाउंट में जनरेट कर रहा हूं, कंटिन्यू करेंगे। इसको पेरोल एक्सपेंस भी कहते हैं और सैलरीज एक्सपेंस भी कहेंगे, और ये आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो जितना आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को लेवल्स पे लाओगे, जिस तरह अभी मैंने किया, ये आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होगी, यानी आपको एक एक चीज जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। अगर वैसे चार्ट ऑफ अकाउंट इतना लेंथी बनाते जाओगे तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस अदर एक्सपेंस की तरफ आता हूं। ये एक हेड है अदर एक्सपेंस। अब मैंने अदर एक्सपेंस का हेड क्रिएट करना है, वो यहां पर नहीं है और मेन अकाउंट है, कंट्रोल एन में किया और यहां से ये देखिए अदर एक्सपेंस का आपको मिल जाएगा अदर अकाउंट्स टाइप में। ये मैंने अदर एक्सपेंस जो है वो यहां से सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करूंगा। और यहां पर भी मैं लिख देता हूं
अदर एक्सपेंस, यानी उसकी जो अकाउंट टाइप है वो भी अदर एक्सपेंस है, जिसका मैंने टाइटल भी अदर एक्सपेंस दिया। अब अदर एक्सपेंस के अंदर जैसे क्रिएट किया तो ये दो एक्सपेंस जो मेरे पास बने हुए हैं, बैंक सर्विस चार्जेस और इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये दोनों अदर एक्सपेंस का सब अकाउंट हो जाएंगे। तो इसको एडिट किया, ये बैंक सर्विस चार्जेस को, और इसको अदर एक्सपेंस में मैं ले जाता हूं। ये यहां से पहले आपको टाइप चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक्सपेंस में आ रहा है, मैं इसको अदर एक्सपेंस में ले जाना चाह रहा हूं, और यहां से तब अदर एक्सपेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि देखें एक्सपेंस एक अलग हेड है, अदर एक्सपेंस अलग है। एक्सपेंस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस डाले हैं, और अदर एक्सपेंस में मैंने वो फाइनेंशियल और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डालने हैं। ठीक है, जो अकाउंटिंग की बेसिक थीम होती है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस में आइएगा, कंट्रोल ही किया तो यहां से पहले मैं अदर एक्सपेंस में ले जाता हूं क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल चार्जेस का हेड नहीं होता, और हम इसको अदर एक्सपेंस में ही ऐड करते हैं। और इसमें इंटरनेट एक्सपेंस को जाकर सब अकाउंट में लूंगा अदर, सॉरी इनकम सेलेक्ट हो गई, अदर एक्सपेंस, तो यहां अदर एक्सपेंस आ जाएगा। नाउ यू कैन सी कि ये अदर एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये सारे के सारे आपके सामने चार्ट ऑफ अकाउंट्स मैंने क्रिएट किए अभी सिर्फ इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। ये बड़ा अहम एरिया होता है जो कि आपने बनाना होता है। अब देखें अदर इनकम का हेड इसी तरह आप खुद बनाओगे, मेन हेड भी और सब अकाउंट भी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए एसेट्स की तरफ। देखिए एसेट्स में आएंगे तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम एसेट्स में नॉन करंट एसेट की बात करें तो हमारे पास ये दो नॉन करंट एसेट आ रहे हैं, फर्नीचर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये जरूरी तो नहीं है कि मेरे पास सिर्फ फर्नीचर हो। ठीक है जी, मेरे पास ऑफिस इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि अब इसका एक मेन अकाउंट क्रिएट करता हूं, कंट्रोल ई कर एन करके, और इसको मैं फिक्स्ड एसेट में लेके जाऊंगा और इसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट में आते हैं। और यहां मैं लिखता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो IS 16 में हमें नेम दिया गया। इसके अंदर तमाम के तमाम टेंजिबल एसेट शामिल होते हैं, और ये मेन अकाउंट है जो मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस अकाउंट के जो में सब अकाउंट्स आएंगे, जैसे फर्नीचर इज द सब अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। अब इसको कंट्रोल ई किया तो इसको मैंने सब अकाउंट में जाकर यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखिएगा ये उसका सब अकाउंट बन गया। और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने हर एसेट की सेपरेट रखनी होती है। तो मैं इसको डैश डालकर फर्नीचर लिख देता हूं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वर्ड्स का भी होता है इशू, जैसे ये देखें इससे आगे नहीं जाएगा, इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं बन सकते। तो हम इसको अकाउंटिंग DEP करके क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन करके आगे फर्नीचर लिख देते हैं। ठीक है जी। और ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ऑन सिर्फ फर्नीचर है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। मैं इसलिए दो हेड खोल रहा हूं कि कम से कम दो दो होने चाहिए उसके अंदर। अच्छा, इसको मैंने सब अकाउंट सेलेक्ट नहीं किया, एरर ये हुई मेरे से। अब मैं कंट्रोल ई करता हूं दोबारा और इसको सब अकाउंट बना दूंगा मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। इसको 3 लेवल तक भी ले जा सकता हूं, लेकिन अभी पहली स्टेज पे मैं 2 लेवल तक ही रहूंगा। और 2 लेवल जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब देखो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर फर्नीचर और उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आ चुकी है। अब मैं एक हेड और ओपन करता हूं, ऑफिस इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स में कंटिन्यू करूंगा और लिखता हूं जी ऑफिस इक्विपमेंट्स एंड सब अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं कि ऑल ऑफिस रिलेटेड इक्विपमेंट्स, जितने भी ऑफिस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है और टेंजेबल नेचर के हैं, वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखें ऑफिस फर्नीचर हो गया। अब इसी ऑफिस फर्नीचर का हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ओपन करेंगे, फिक्स्ड एसेट में जाकर कंटिन्यू करेंगे, ये कॉन्ट्रा फॉर एसेट अकाउंट आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, राइट। और सब अकाउंट ऑफ, बल्कि ऑफिस इक्विपमेंट हो तो इससे पहले मैं ओ का वर्ड डाल देता हूं, ऑफिस इक्विपमेंट।
सब अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नाउ यू कैन सी कि मेन अकाउंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इसके 4 हेड इससे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट के बाद एक बड़ी, अब मैं करंट एसेट में आता हूं। करंट एसेट में हमारे पास बेसिकली चूंकि सर्विस बिजनेस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल का हेड है, वो अब आपने क्रिएट करना है। अगर तरतीब से देखते जाएं, करंट एसेट में जो मेजर हिस्सा होता है वो आपका इन्वेंट्रीज और जो हेड्स है इन्वेंट्रीज। सबसे पहले मैं लूंगा, वो इन्वेंट्रीज इसलिए नहीं ले रहा कि मैं सर्विस बिजनेस का चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है जी। और नंबर 2 सर्विस बिजनेस के सॉरी नंबर 2 आ जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल। अब देखिए मैंने कंट्रोल ए किया, यहां से अब मैंने अकाउंट रिसीवेबल सिलेक्ट करना है। इस टाइप में से ये प्रॉपर अकाउंट रिसीवेबल आपको नजर आएगा। इसकी मेन टाइप भी अकाउंट रिसीवेबल है और इसका अकाउंट भी आप अकाउंट रिसीवेबल लिख दो या डेटर्स लिख दो, जो आपका दिल करता है ये लिख दें। ये देखिए ये अकाउंट रिसीवेबल मेरा जनरेट हो गया एज अ करंट एसेट। ये खुद ही करंट एसेट में लेकर जाएगा, क्योंकि उसकी ने बाय उसे जो क्लासेस बनाई हुई हैं अकाउंट रिसीवेबल की, वो बाय डिफॉल्ट जब हम डाटा डालेंगे, आप देखेंगे जब रिपोर्ट्स लूंगा तो रिपोर्ट्स में ये करंट एसेट में ऑटोमेटिकली शो करेगा, मुझे शो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद कैश और बैंक बैलेंसेस आते हैं। अब देखें इसमें कैश और बैंक कहीं नहीं आ रहा, आपने कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया। मैं 2 अकाउंट क्रिएट करता हूं, लाइक एक कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन अकाउंट है वो पहले क्रिएट करेंगे। हम यहां पे जाएंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। कैश और बैंक दोनों बैंक में फॉल करते हैं इस डेस्कटॉप वर्जन में। जब ऑनलाइन वर्जन में जाएंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सेपरेट हेड होता है, वो वहां पर डिस्कस करेंगे। अब यहां पर आप लिखेंगे कैश इन हैंड, बल्कि यहां पे आप लिखिए मेन अकाउंट बना रहा हूं कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है। ये मेन अकाउंट है कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये क्रिएट हो गया मेन अकाउंट। अब इसका सब अकाउंट 2 बनाता हूं। बैंक अकाउंट में आके सबसे पहले कैश इन हैंड, ये वो कैश है जो ऑफिस में आपने ऑफिस में पड़ा हुआ है। इसको 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हो, लाइक पेटी कैश अलहदा भी रख सकते हो। और ये सब अकाउंट है कैश एंड बैंक बैलेंसेस का, तो यहां मैं लिखता हूं कैश अवेलेबल इन ऑफिस। ये देखिए सब अकाउंट बन गया, ये कैश इन हैंड आपका सब अकाउंट आ चुका है। उसके बाद मैं एक और अकाउंट ओपन करता हूं बैंक का। अब लाइक अब लेट्स से अकाउंट बैंक अल्फला में है आपका, तो आप नाम दे सकते हो बैंक अल्फला, और इवन उसका अकाउंट नंबर भी दे सकते हो, लेकिन यहां नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं। इसको सब अकाउंट कैश एंड बैंक बैलेंस, तो यहां मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए ये अकाउंट बन चुका है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से देखें एसेट्स के मेन अकाउंट मैंने सारे बना दिए। लाइबिलिटीज में अगर आप देखें तो लाइबिलिटीज में भी मुझे चाहिए, ये सिर्फ सेल्स टैक्स पेएबल आ रहा है जो बाय डिफॉल्ट है। अब मुझे अकाउंट्स पेएबल का हेड चाहिए, मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूं। यहां से जाऊंगा और ये देखिएगा अकाउंट्स पेएबल आएगा, और इसको कंटिन्यू किया और यहां मैं लिख देता हूं अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स, और ये मेन अकाउंट है, इसको इसी तरह क्लोज कीजिएगा। ये अकाउंट्स पेएबल हेड क्रिएट हो गया, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए जो एक क्वेश्चन जैसे कल भी एक स्टूडेंट ने किया था कि अगर हमारा बिजनेस पहले से चल रहा है और हम इसको ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं तो हम ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे, ठीक है जी। अब जरा देखते जाइए, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस होते हैं, एक्सपेंस और इनकम के कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होते। बिकॉज यू नो दैट पीपल, क्योंकि आप अकाउंटिंग से ही सारे रिलेट करते हो, आपको आइडिया होगा कि इनकम और एक्सपेंस जो होते हैं वो उसी साल में क्लोज हो जाते हैं। एसेट्स लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी अगले साल ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये जैसे बैंक अल्फला है, इसको कंट्रोल ई किया। यहां पर वो देखिए आपके पास ऑप्शन आएगी, पहले आपने कोशिश ये करनी है जब भी ओपनिंग बैलेंस डालो तो एक अपना ट्रायल बैलेंस बना लो। ये 2 बातें मेरे जेहन में रख लीजिएगा, नंबर 1 ट्रायल बैलेंस बना लें, नंबर 2
आपने फर्स्ट लेवल पे कभी एंट्री पास नहीं करनी। यानी ये देखिए, मैंने कैश एट बैंक बैलेंस सिलेक्ट नहीं किया, मैंने बैंक अल्फला सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहां पर मैं ओपनिंग बैलेंस डालता हूं। अब ओपनिंग बैलेंस जो है, लेट से मैं कहता हूं जी मेरा बैंक में इस वक्त 742,500 मौजूद है। किस डेट को, अब ये जो डेट है, जिस डेट को, जैसे कल 13 को हमने कंपनी जनरेट की, मैं सबको 13 में लूंगा कि 13 मार्च को बैलेंस 742,500। ठीक है जी, अब मैंने सेव कर दिया इसको। ये ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस आपके सामने नजर आ रहा है, ये 742,500। और ये एक ओपनिंग इक्विटी अकाउंट में एडजस्ट करता जाएगा ओपनिंग बैलेंस जो है। ठीक है, जो कि बाद में हम इसको जर्नल एंट्री के थ्रू इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अब लाइक इसी डेट को कैश इन हैंड है, ये याद रखना है, सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज के बैलेंस डालने हैं। अब इसमें वैसे बैंक अकाउंट यहाँ पे तो नहीं आएगा, वैसे उसमें ऑप्शन होती है। अब एंटर ओपनिंग बैलेंस किया, तो लाइक हम कहते हैं ये 142,630 मेरे पास कैश भी है। किस डेट का, 13 मार्च का। इसको ओके किया एंड सेव एंड क्लोज। ये देखिए अब टोटल बैलेंस आ गया। आप एक चीज गौर कीजिएगा, मैंने एंट्री सिर्फ बैंक अल्फला और कैश इन हैंड में की, और कैश एट बैंक बैलेंस में खुद ब खुद आपको शो कर रहा है 885,130, जो कि इन सब अकाउंट का सम है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी एंट्री आप मेन अकाउंट में नहीं करते। आप जब भी एंट्री पास करोगे, आप सब अकाउंट में पास करोगे, तो मेन अकाउंट में एंट्री वो खुद लेकर जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अब आगे एक एक चीज प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हर एक का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। अकाउंट रिसीवेबल के बॉल ओपनिंग बैलेंस यहां से पुट नहीं करने, वो अगले स्टेप पे समझाऊंगा जब कस्टमर क्रिएट करेंगे। जितने अब अकाउंट रिसीवेबल, ऑब्वियसली ये वो अमाउंट है जो कस्टमर से आपने रिसीव करनी है। अब जो कस्टमर्स की लिस्ट होगी आपके पास, आपके सामने लिस्ट होनी चाहिए, उसके थ्रू हम जब कस्टमर की मैं उस टैब में आऊंगा, वहां से ओपनिंग बैलेंस इसके डालेंगे। एक इसके और एक अकाउंट्स पेबल के, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके बैलेंस आपने यहां से पुट नहीं करने। इसी तरह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसका पहले मैं फर्नीचर एंड फिक्सचर की तरफ आता हूँ। राइट, फर्नीचर एंड फिक्सचर को एडिट किया, और इसका ओपनिंग बैलेंस मैं डाल रहा हूं जी कि हमारा ये फर्नीचर जो है 250,000 का है। किस डेट को, वही 13 मार्च को, दिस मंथ। ये सेव कर दिया। और इसी तरीके से इसके जो ऑफिस फर्नीचर है, ठीक है जी, इसका ओपनिंग बैलेंस एंटर कर दें, लाइक ये 225,000, 13 मार्च। ओके। अच्छा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में मैंने बैलेंस इसलिए नहीं डाले कि लाइक हम लेट से हम खुद एडजस्टिंग एंट्री डाल के सीख लेंगे, लेकिन अगर इसके भी डालना चाहो तो इसी तरीके से आप एंटर करोगे। अब जैसे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसको क्लिक किया, अब ये वो सिक्योरिटी है जो जैसे बिल्डिंग ली है आपने, आपका जो ऑफिस है उसके लिए आप, जैसे पाकिस्तान में कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 2 मंथ का रेंट या 3 मंथ का रेंट एडवांस देना होता है, ये वो अमाउंट है। लाइक आपने 175,000 एडवांस दिया हुआ है, यानी एज अ सिक्योरिटी जमा कराई हुई है, इसको ओके करते हैं। ठीक है जी, ये बैलेंस भी आप देखें कि हमारे पास आ चुका है। अकाउंट्स पेबल मैंने बताया कोई नहीं होगा, सेल टैक्स को फिलहाल छोड़ दें, ये एंट्रीज के थ्रू लेके जाएंगे, हम अज्यूम करेंगे कोई नहीं। अब शेयर कैपिटल डालेंगे, ए का शेयर कैपिटल कितना है और बी का शेयर कैपिटल कितना है। ठीक है जी, कंट्रोल ए किया। अब यहाँ पे मिस्टर ए को मैंने सिलेक्ट किया, और यहां पर इसका ओपनिंग बैलेंस हम ले लेते हैं, लाइक इसने 500,000 इन्वेस्टमेंट की है 13 मार्च। ओके, सेव एंड क्लोज। ठीक है जी, ये देखिए बैलेंस आ गया। मिस्टर बी का जो कैपिटल है, ड्राइंग्स हम अभी नहीं डालेंगे, हम सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डालें, यानी जिसका आपने डालना हो आप कर सकते हो। इसने भी 500,000 की इन्वेस्टमेंट की 13 मार्च। ये उनके कैपिटल्स हैं जो इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। अब ये आपके सामने पूरी के सामने पिक्चर आ गई ओपनिंग बैलेंस डालने की। ठीक है जी, तो ये मेरा एक हिस्सा था जिसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी थे, और आपके पास जो यहाँ पर जितने भी बैलेंसेस हैं, ओपनिंग बैलेंस कैसे पुट किए जाते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी।
अब ये तो था चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये अभी इनकम्प्लीट है। जैसे जैसे एंट्रीज आएंगी, नए हेड आएंगे, हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डेफिनेटली चार्ट ऑफ अकाउंट्स अगर प्रॉपर बने होंगे तो हमारे लिए जर्नल एंट्रीज पास करना आसान होता है। After completing the chart of accounts, the next step is to create the customers and vendors. ठीक है, सीक्वेंस में अगर लेके चलूं, तीन चीजें अभी मैंने क्रिएट करनी: कस्टमर्स, वेंडर्स एंड आइटम एंड सर्विसेज, राइट। लाइक कस्टमर्स में आते हैं, ये यहां से मैं क्लिक करूंगा, ये देखिएगा आपके सामने टैब ओपन हो जाएगी। यहां पे आप न्यू कस्टमर क्रिएट करना है। अभी देखें लिस्ट में कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा, ये न्यू कस्टमर एंड जॉब, इसको क्लिक किया, ये न्यू कस्टमर, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जब आप चलाते हो तो ये ऑप्शन देता है, इसको ओके कर दो, इट्स ओके, डन, ये आपके सामने। अच्छा, इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन, बेशुमार इंफॉर्मेशन है। अब मैं इसमें सारी यूज नहीं भी करना चाहता, तो लेट्स से अब मैं यहाँ पर कस्टमर नेम लिखता हूँ, अंजुम खान। आज यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने कहा था, कस्टमर्स के ओपनिंग बैलेंस जो लिस्ट आपके सामने होगी, आप उसका ओपनिंग बैलेंस करोगे, आप लिखते हो जी इससे मैंने 25,000 लेने हैं। और ये बैलेंस 14 मार्च का नहीं, ये तो आज की डेट है, ये 13 मार्च का है, ठीक है जी। ये इसमें अब डेट में बजाय इसको इस तरह क्लिक करूं, देखो बड़ा सिंपल तरीका है। इस पे जब कर्सर लाओगे, जैसे आपके सामने आ रहा है, शॉर्ट कीज यूज करनी है। और वो क्या है, अगर मैं प्लस का साइन दबाऊंगा तो ये डेट आगे जाएगी, जैसे ये मैं प्लस दबा रहा हूं, देखो ये 15 हो गया, 16, 17। और अगर माइनस दबाऊंगा तो ये आपका बैक पे जाता जाएगा। यानी जब डेट को आपने आगे पीछे करना हो तो आप प्लस माइनस को यूज करो। देखो एक चीज याद रखिएगा, वो पर्सन क्विक बुक्स में बहुत एक्सपर्ट हो जाता है, डेटा एंट्री में फास्ट हो जाता है, जो आपकी शॉर्ट कीज यूज करता है। जो माउस और माउस की तरफ रहता है, वो हमेशा ज्यादा टाइम लगाता है जर्नल एंट्रीज पास करते हुए। तो आप कोशिश ये करें कि इन कीज को भी अंडरस्टैंड करें, राइट। अब यहां से अब आप कंपनी नेम लिख सकते हो, ठीक है। लाइक जिस कंपनी से आपका डील है, लाइक ये अंजुम खान जो है, ये कंपनी के हम लीगल एडवाइजर हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि ये एबीसी कंपनी है। थोड़ी सी एक कार्य की मैं इंफॉर्मेशन फिल करके दिखाऊंगा, ये बड़ी हेल्पफुल है। ये इंफॉर्मेशन जो आप डालोगे तो रिपोर्ट्स में हम सारा इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, लाइक ये मिस्टर है, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं कस्टमर नेम अंजुम खान रखें, तो मैं यहां पर अंजुम खान को यहां ले आता हूं। अंजुम मिडिल नेम कोई नहीं है, लास्ट नेम खान। लेकिन यहां पर देखें उसने खुद ही उठा ली है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ नाम लिखा, वो करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस नाम से ना अकाउंट खोलूं, मैं किसी और नाम से ओपन करूं, तो आप उस नाम से भी कर सकते हो। लाइक आप एबीसी कंपनी करना चाहते हैं, आप एबीसी कंपनी के नाम से कर लें, इसमें भी कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपको फोन नंबर चाहिए, फोन नंबर कोई भी डाल दें, लाइक 0333 00000, ठीक है। फैक्स नंबर अगर है डाल दें, ऑल्टरनेट फोन नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट, ईमेल abc@gmail.com, ठीक है। सीसी अगर आप किसी को इसमें सीसी करना चाहते हो तो वो भी। अच्छा, ये चीज आप देखिएगा, ये है जब आप इनवॉइस बनाओगे तो ये बिल इस तरह करोगे, एबीसी कंपनी अंजुम खान, राइट। यहां से आप इसको कॉपी कर लोगे, कॉपी करोगे, ये जरूरी है। अब कॉपी करना है तो ये वो एड्रेस है जहां पर शिपमेंट भेजनी है। यानी इनवॉइस में एक एड्रेस तो होता है ना जो कंपनी का है, एक एड्रेस, यानी ये तो कंपनी की इंफॉर्मेशन है, यहाँ शिपिंग एड्रेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एड्रेस, जैसे लाइक ऑफिस 202 इसरार प्लाजा, ठीक है जी। यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पूरा नहीं आएगा एड्रेस नेम, और यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हो। अब सिटी है, जैसे रावलपिंडी, स्टेट प्रोविंस पंजाब, कोड जो भी है, लाइक अब मुझे जेन में नहीं लिखा, आई थिंक 54,000 जो 41,000। अब कंट्री, कंट्री और रीजन पाकिस्तान। इफ यू वांट टू शो एनी नोट तो वो भी लिख सकते हो, देखिए इसकी जरूरत नहीं होती,
ठीक है, अब वो कहता है शो दिस विंडो अगेन व्हेन एड्रेस इज इनकम्प्लीट और अनक्लियर और डिफॉल्ट शिपिंग एड्रेस। तो ये तो ठीक है, अनचेक इसमें मुझे करने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको इंडिकेशन दे रहा है और दूसरा बता रहा है कि ये डिफॉल्ट एड्रेस होगा, यानी जब भी आप करोगे तो इसी एड्रेस पे ये जो है आपको प्रिंट निकाल के देगा। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आइएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप कस्टमर्स की कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मेरे, अब जैसे आप लॉ फर्म की बात कर रहे हैं, कुछ मेरे क्लाइंट कॉर्पोरेट क्लाइंट होंगे, कुछ इंडिविजुअल क्लाइंट होंगे, तो मैं उनकी कैटेगरीज डेवलप करना चाहता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ जी कि ये मेरा कॉर्पोरेट क्लाइंट है, मैं इसको कॉर्पोरेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, मैं जब रिपोर्टिंग में जाऊंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो कॉर्पोरेट कस्टमर है, क्या मैं इस कॉर्पोरेट कस्टमर, मैं ये देखना चाहता हूँ सॉरी, कि मेरे कॉर्पोरेट कस्टमर में कितनी डील हुई है या कितने कस्टमर कॉर्पोरेट के हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड मुझे बता देगा। ये टर्म्स है आपकी, जो उसके साथ क्रेडिट टर्म्स एग्री हैं वो आप लिख सकते हो। नेट 15, नेट 30, अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हो वो लिख सकते हो। तो लाइक मैं नेट 30 कर देता हूँ। ये रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई हो, लाइक आप ये तब यूज करते हैं हम, कि जैसे हम कभी कभी सेल कर रहे होते हैं कस्ट सॉरी एम्प्लॉयज के थ्रू या सेल्स रैप के थ्रू, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं सेल रैप। ठीक है, ये आगे जाके हम इसको भी फीचर को यूज करेंगे, अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे। यानी और आपने बकायदा यहाँ पे एम्प्लॉयज क्रिएट करने हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आप मंथली कमीशन देखना चाहते हो तो वो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर कर सकते हो। यानी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है इसमें। प्रेफर्ड सेंड मेथड, आप किसके थ्रू भेज रहे हो, इसको ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू या नन, फिलहाल इसको नन रहने दीजिएगा, डजेंट मैटर। और सेल टैक्स, अब आपने बताना है कि इस पे सेल टैक्स अप्लाई होना है या नहीं। अब चूंकि ये कॉर्पोरेट है तो मैं इसको टैक्सेबल में लिमिट में रहूंगा। टैक्स आइटम यहाँ पर तो यही शो करेगा आउट ऑफ स्टेट, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। और दूसरा ये कि एक नया क्रिएट कर सकते हो, जो भी आप FBR नाम देना चाहते हो, GST देना चाहते हो, आप एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, रीसेल नंबर की मुझे जरूरत नहीं है। ये प्राइस लेवल्स होते हैं। ठीक है, चूंकि ये सर्विस बिजनेस है तो यहाँ मुझे ऐसा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप आम कस्टमर्स को और कॉर्पोरेट कस्टमर को रेट डिफरेंट रखते हैं, तो उसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्राइस लेवल सेलेक्ट करने होते हैं और जनरेट करने होते हैं। ठीक है, इसी तरह पेमेंट इंफॉर्मेशन में आए तो उसकी अकाउंट नंबर, क्रेडिट लिमिट, प्रेफर्ड पेमेंट मेथड, उसका क्रेडिट कार्ड, नेम ऑन कार्ड, एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ नहीं कर रहा। और ये जॉब इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई स्पेसिफिक जॉब पे वो काम करवा रहा है, जो उसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज होती है, वहां पर यूज करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने किया कि ये कस्टमर क्रिएट हो गया। और देखो साथ साथ आप एक और से देखिएगा कि कस्टमर के रिसीवेबल बैलेंस भी क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ एक कस्टमर क्रिएट किया, अभी आपको ये डेस्कटॉप वर्जन मिल जाएगा। तो मैं जो आज टास्क दूंगा वो आपने इसको कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास कस्टमर जनरेट हो चुके हों। कम से कम आपने 8 to 10 कस्टमर जो है वो जनरेट करने हैं। और सिर्फ नाम नहीं लिखना, फुल इंफॉर्मेशन जैसे मैंने की है, जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो वो आप ऐड करोगे। राइट, ताकि आपका डेटा, क्योंकि देखें एंट्रीज के लिए डेटा बहुत जरूरी है। अगर डेटा डालोगे तो जनरल एंट्रीज जो है वो ज्यादा आसानी से पास होंगे। ठीक है जी, अब इसके आगे मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब कस्टमर्स की तो आपको समझ आ गई, ये भी समझ में आ गया कि बैलेंस कैसे डालने हैं कस्टमर के। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम होगी तो क्योंकि ये वही जैसे मैंने अब चैनल पे ऐड किया था, ये ऐड कर दूंगा तो एक दफा इस प्रोसेस को दोबारा से देख भी सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर एक एक कस्टमर को करूंगा तो वो टाइम भी कंज्यूमिंग है। तो हमारी कोशिश ये मेरी है कि जैसे मैंने पहले दिन भी बताया था कि मैं मैक्सिमम चीजें आपको, फीचर जो है वो इसमें क्लियर कर सकूं इस कम टाइम में। नॉर्मल बेसिक में जो कवर नहीं भी होती मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको मैक्सिमम समझा दूं। अच्छा जी, कस्टमर के बाद नेक्स्ट टास्क आता है हमारा वेंडर। राइट,
इसको स्केप करूंगा तो ये मूव कर जाएगा, ठीक है जी, बैक पे चला जाएगा। जैसे स्केप करूंगा ये बैक पे चला जाएगा। अब वेंडर टैब ओपन कर लूंगा, सेम आप देख सकते हैं कि उसी तरह की टैब हमारे पास आ चुकी है। अब मैं कंट्रोल एन भी कर सकता हूं, यहां से भी क्लिक कर सकता हूं। कंट्रोल एन का फंक्शन जब भी लगाओगे वो न्यू न्यू के लिए है, ठीक है। अब यहां पर वेंडर नेम, यानी अब वेंडर क्या है हमारा, अगर टेक्निकली देखें हम कोई परचेज तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। हमारा बिजनेस क्या है, सर्विस बिजनेस है। लेकिन अगर कोई वेंडर हो तो आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेट के लिए हम यहाँ पर नया टेल्को क्रिएट कर लेते हैं, वो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। या अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया हुआ है तो हम लाइक जैम सॉफ्टवेयर हाउस, ये हमारा क्लाइंट है, हमने इसको मंथली पेमेंट लेट से करनी होती है, हम वो डाल सकते हैं। अब इसका ओपनिंग बैलेंस में कहता हूँ जी कि हमने इसको 50,000 पे करने हैं, किस डेट को, जैसे मैंने बताया था ये प्लस को माइनस कर दीजिएगा, डेट खुद ही चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर जैम कंपनी नेम, उसी तरह जैम सॉफ्टवेयर हाउस, नेम मिस्टर जमाल मलिक, ठीक है जी। ये देखें नेम कॉन्टेक्ट नेम उसने खुद ब खुद ऊपर लिख दिया। फोन नंबर 11111111, फैक्स ऑल्टरनेट फोन नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, जो इंफॉर्मेशन है। अब ये देखें प्रिंट ऑन चेक कैश, ये आप चेक पे प्रिंट ये लेना चाहते हैं तो यही लिख लें, वो ही आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा, उसी तरह शिपिंग वाला एड्रेस आ जाएगा जो हमने किया था, ठीक है। तो जरा कुछ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम पुट करेंगे। अब शिपिंग एड्रेस में हम लिखते हैं जी लाइक पेशावर रोड, बस सिंपली, और सिटी रावलपिंडी, स्टेट प्रोविंस पंजाब 41,000, पाकिस्तान, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरह एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसका कोई अकाउंट नंबर है, जैसे मैं कुछ डाल देता हूँ। टाइप कैटेगरी कि ये कंसल्टेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लायर है, सप्लाईज दे रहा है, या टैक्स एजेंसी है, तो मैं कहता हूँ जी ये सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है जी। इसके साथ टर्म्स क्या हैं आपकी, हम कहते हैं जी कि हमने इसको ड्यू ऑन नेट 15 पे पेमेंट करनी है, यानी जिस दिन इनवॉइस आएगी 15 डेज में पेमेंट करनी है। क्रेडिट लिमिट क्या होती है, देखिए जब एक क्लाइंट के साथ आपने 15 डेज तय कर लिए, या एक सॉरी क्लाइंट कह रहा हूँ वेंडर के साथ, तो उस पे उसके साथ एक लिमिट भी होगी कि उससे ज्यादा की सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो एक लिमिट होती है, जैसे मैं इसको 1 लाख लिमिट कर देता हूँ, 100,000। अगर उसका कोई टैक्स आईडी है, जैसे पाकिस्तान में एनटीएन नंबर होता है, वो भी लिखना चाहते हो तो जैसे लिख दो, ठीक है। ये 7 डिजिट होते हैं इस तरह, ठीक है। ये 8 हो गए, 1254253। अच्छा, ये फॉर्मेट दूसरा लेगा, सॉरी इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अकाउंट प्रीफिल, ठीक है। अब ये वो बता रहा है कि इसका इसमें जब इस सप्लायर को जब भी सेल करूंगा तो कहाँ एंट्री जाएगी, ये बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब यकीनी बात है, चूंकि मैंने ये सिलेक्ट किया है सॉफ्टवेयर हाउस, तो इसके लिए हम उसको प्रोफेशनल फी में डाल देते हैं कि जी हम उसको प्रोफेशनल फी पे कर रहे हैं, ये साइड में डाल देते हैं। अब जैसे ही मैं इसको इसका अकाउंट कोई इनवॉइस जनरेट करूंगा, ये खुद ब खुद वहां पर मेरा एक्सपेंस जनरेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है कि आपको एक्सपेंस लिखने की जरूरत ही नहीं। जैसे इनवॉइस आई, आप इनवॉइस एंटर करेंगे, कहां से करेंगे यकीनन वो तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंस में ले जाएगा, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको ओके किया तो आप देख सकते हो कि ये एक वेंडर क्रिएट हो गया, और ना सिर्फ वेंडर क्रिएट हुआ बल्कि ये भी शो कर रहा है कि 50,000 रुपीज हमने उसको अभी पे करने हैं, ठीक है जी। तो ये वेंडर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब बड़ी अहम चीज, थर्ड,
अब इसी तरह आपने कुछ वेंडर्स भी क्रिएट करने, मुख्तलिफ वेंडर्स क्रिएट कर ले, जैसे सेल्स टैक्स पेएबल है ना आपका, तो सेल्स टैक्स पेएबल, जो सेल टैक्स पे करना है आपने, वो एफबीआर को करना है, तो एफबीआर भी एक वेंडर बन जाएगा कि आपने उसको पेमेंट करनी है। सो अब आइएगा आइटम्स की तरफ, दिस वन, ठीक है जी। अब ये आइटम्स हमारे पास आ रही हैं, सर्विस आइटम आ रही है कंसल्टिंग की, पोस्टेज एंड डिलीवरी सर्विस आ रही है, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सब टोटल आ रहा है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी बेशक डिलीट कर दें। अच्छा, आउट ऑफ स्टेट जो है ना, इसको मैं कंट्रोल ई करता हूं और इसको मैं सेल्स टैक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर रेट डाल देता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली सर्विस पे 5% हम डाल देते हैं, ठीक है जी। सर्विस पे हम 5% ऐड करते हैं। टैक्स एजेंसी आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर टैक्स एजेंसी नहीं आ रही वेंडर में, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं वेंडर में जाके जरूरी नहीं है ऐड करूं, मैं यहीं से ऐड करता हूँ। देखो वही वाली विंडो जो है आपके सामने आ गई। अब ये टैक्स आपने पे करना है एफबीआर को, ठीक है, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सिंपली भी लिख सकते हो वेंडर का नाम, एफबीआर भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है पूरा लिखें। अब इसका बैलेंस क्या है, अभी मैं इसका जीरो बैलेंस कर देता हूँ, यानी इसका कोई बैलेंस नहीं था। और अगर कोई बैलेंस था तो वो आप लिख सकते हो, चलो हम लिख लेते हैं, हम कहते हैं जी 15,000 हमने अभी पे करना है। अब नेम ऑफ द कंपनी, अगेन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पे चूंकि नेम कोई स्पेसिफिक पर्सन तो होता नहीं है, जैसे कमिश्नर है या कोई और पर्सन है, तो वो चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए ये चूंकि गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसी है तो जरूरत नहीं है कि यहाँ मैं इसको ऐड करूँ। कॉन्टैक्ट नंबर यकीनी बात है इसका ऐड कर लेंगे, जैसे गवर्नमेंट का नंबर 92222 जो भी है वो डाल देते हैं। फोन नंबर, कॉन्टैक्ट में नाम आएगा ना, जैसे हम यहाँ पर, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ कमिश्नर, बस सिंपल डेजिग्नेशन लिख देता हूँ। यानी ऐसी चीज लिखनी है जिससे मैं ट्रेस कर सकूं उन चीजों को। ईमेल एड्रेस की जरूरत ज्यादा से ज्यादा info@fbr.gov.pk, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोई शिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपने ऑनलाइन ही पे करना होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अकाउंट नंबर अगर कोई है तो वो लिख दें। टाइप कंसल्टेंट, ये टैक्स एजेंसी को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है जी, ये टैक्स एजेंसी है। टर्म्स, ड्यू ऑन रिसीट, यानी जिस दिन आप रिसीव करोगे उस दिन ड्यू हो जाएगा, या इसको आप ये कर लो, इसको भी नेट 15 डेज में ले जाओ, ठीक है। जैसे अक्सर महीना खत्म होता है तो 15 दिन के अंदर सेल्स टैक्स आपने पे करना होता है। क्रेडिट लिमिट की यहाँ जरूरत नहीं होती, ठीक है। अकाउंट्स प्रीफिल की, हम अब यहाँ पर वही जरूरत है कि आपने कौन सा अकाउंट लेना है। सेल्स टैक्स पेएबल ये आपके सामने आ गया, जैसे मैंने एस लिखा, टाइप किया, वो स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैंने एस टाइप किया, खुद ही सेल्स टैक्स पेएबल क्रिएट हो गया, और इसको ओके कर देता हूं। अब ये देखें हमारे पास ये भी आइटम क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आता हूं मेन आइटम, ये तो टैक्स वाली थी ना। अब एक आइटम हम लेते हैं जो कि रेवेन्यू आइटम है, ठीक है। जैसे ये कंसल्टिंग कंसल्टिंग है, इसको मैं लाइक मैं लेता हूं जी सिविल, सिर्फ सिविल का नाम देता हूं, और यहां पर लिखता हूं जी के सिविल केसेस फी। अब इसमें ठीक है, केस टू केस हमारी फी डिफर करती है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई ना कोई हम केस, कोई ना कोई फी हम इसमें डाल देंगे। लाइक हम कहते हैं जी 3,000, 30,000 हमारी फी है होगी, लेकिन हम इसको चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं कहता हूँ जी ये टैक्सेबल सप्लाईज है, इस पे टैक्स चार्ज होगा। अब रेवेन्यू का हेड बड़ा जरूरी है, रेवेन्यू का हेड आपने लेना है। चूंकि ये सिविल का मैंने क्रिएट किया, इसके लिए सिविल केसेस फी लूंगा, ठीक है जी, सिविल केसेस फी। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इनवॉइस बनाऊंगा सिविल केस की, ऑटोमेटिकली मेरा रेवेन्यू जनरेट हो चुका होगा, जो कि यकीनन नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजैक्शंस की तरफ आएंगे तो हम इसको देखेंगे। ये एक मैंने आइटम क्रिएट कर ली। अब वो कहता है कि यू चेंज एन एसोसिएटेड आइटम,
और वो कहता है कि फ्यूचर में जितनी आप ट्रांजैक्शन करेंगे जो आपने चेंज किया उसके मुताबिक होगा। आप इसको एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन को अपडेट करना चाहते हैं? मैं कहता हूं जी यस, बिल्कुल करना चाहता हूं। आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इसकी प्राइस, ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इसी तरीके से अब आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक एक आइटम क्रिएट करनी है क्रिमिनल की, एक आइटम आपने क्रिएट करनी है अदर की, ठीक है, ताकि उसका रेवेन्यू उन वहां पर प्रॉपर हेड्स में चला जाए। ठीक है। अच्छा, अब हमने आज जो टास्क किए हैं वो 3 चीजें डिस्कस की हैं। कस्टमर कैसे जनरेट करना है, सॉरी 4 की हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाना है, कस्टमर कैसे क्रिएट करने हैं, वेंडर्स कैसे क्रिएट करने हैं, और आइटम्स एंड सर्विसेज कैसे हैं। अब जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन इनपुट की हैं, अगर मैं देखना चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन कहां पर मौजूद है, मैं रिपोर्ट्स में जाता हूं। रिपोर्ट्स में आप देखें कंपनी एंड फाइनेंशियल आ रहा है, और इसमें अभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लोगे क्योंकि ट्रांजैक्शन कोई नहीं हुई। बैलेंस शीट की तरफ चले जाओ, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बैलेंस शीट। तो देखिए ये टू दिस फिस्कल ईयर टू डेट ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब बैलेंस शीट हमें बता रहा है कि बैंक अल्फला में मेरे इतनी अमाउंट मौजूद है, कैश इन हैंड में इतनी है, टोटल कैश और बैंक बैलेंस मेरा 885,100 है, और ये चेकिंग और सेविंग अकाउंट का टोटल आ गया। अकाउंट रिसीवेबल मेरे 25,000 है। टोटल करंट एसेट मेरे यानी इन दोनों का सम 910,130 आ गया। फर्नीचर 250 का आपने बाय किया है, ऑफिस इक्विपमेंट 225 की है, फिक्स्ड एसेट 475 हो गए, अदर एसेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट 175 है। टोटल एसेट आपके 1.56 मिलियन हो गए। अकाउंट्स पेबल 65 हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे आ जाए तो ये आपका सारा शो कर रहा है, ये नेट 500,000, 500,000, 535, 130, और ये सारा उसने शो कर दिया। सो जितनी भी मैंने आपके सामने एंट्रीज पास की उसने ऑटोमेटिकली वहां पर जनरेट कर दी है। ठीक है जी। तो ये आज की डिटेल थी जो आज के लेक्चर में। अब आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, ये देखिए अभी ग्रुप में आप चेक कर सकते हो, ये एक ईमेल हमने जनरेट किया। इस ईमेल में ना गूगल ड्राइव से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन अभी आसिफ साहब बाकी प्रोवाइड कर देंगे। इसके थ्रू डेस्कटॉप वर्जन आप डाउनलोड कर लें और इसको एक कंपनी जनरेट करें। आप बेशक जरूरी नहीं है कि लॉ फॉर्म बना लें, कोई और सर्विस बिजनेस बना लें। अभी पहले स्टेज पे एक सर्विस बिजनेस पे रखें। ठीक है जी। दूसरा आपने क्वेश्चन किया रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, तो रिकॉर्डेड लेक्चर का मैंने लिंक जो है पहले भी ग्रुप में भेज दिया था। आज भी जैसे यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो इसका ऑटोमेटिकली लिंक आपके पास आएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसको डाउनलोड करते हुए ही तो अबाउट 20 to 30 मिनट चाहिए, और उसके बाद फिर 20 से 30 मिनट हमें चाहिए होते हैं अपलोड करने के लिए। ठीक हो गया। तो जब अपलोड हो जाएगा तो फिर आप इसको इसमें देख सकते हो। ठीक है जी। सो एनी क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे, क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। वैसे आइंदा के बाद मैं 5 to 7 मिनट दिया करूंगा क्वेश्चंस के लिए। जी जैनुल आबदीन, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि ये जो हम कस्टमर की इनवाइस क्रिएट करेंगे, क्या हम उसको जी कस्टमाइज भी कर सकेंगे? बेशक अभी अगर आप नहीं गाइड करना चाहते, जब हम उस पे जाएंगे तो तब बता दीजिएगा। बस मैं सिर्फ क्लैरिटी चाह रहा हूँ, आया हम इसी से इनवाइस जनरेट करके कस्टमर के लिए प्रोवाइड पॉसिबल होगा करना? जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने कहा कि जी बिल्कुल ऐसे जब हम इनवॉइस में जाएंगे मैं कस्टमाइजेशन भी समझाऊंगा कैसे कस्टमाइजेशन की जाती है। ठीक है। और इवन ऐसी इनवॉइस है कि उसके आप लोगो भी लगा सकते हैं अपनी कंपनी का, और वही इनवॉइस आप इशू कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को भी। कोई जरूरत नहीं है कि सेपरेट वो जो है वो। हाँ, अलबत्ता एक फॉर्मेट जैसे मेरा चल रहा है और मैं एज इट इज बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि उसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं ऐड हो जाए, वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक इनवाइस पहले एक्सेल पे आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आपको वो ओके, कस्टमाइज करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू सो ठीक है मच। जी, थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच। तो ये रिकॉर्डिंग जो है आ, वो आपको स्टॉप कर दें।